पाकिस्तान का जो हुकूमत का फेडरल गवर्नमेंट का पेंशन्स की पेमेंट है वो इस वक्त करंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तनख्वाहों से ज्यादा है। तो तकरीबन 8,000 अरब से ज्यादा हमने पेंशन की लायबिलिटी है। दूसरा, इस वक्त जो रिफॉर्म पूरी दुनिया में, जैसे यूके में आपकी जब रिटायरमेंट एज आ जाती है तो उसके बाद भले आप रीहायर हो, आपके पर्क्स, प्रिविलेजेस और पेंशन जो है वो एक्यूमुलेट होनी बंद कर दी जाती है ताकि वो लायबिलिटी ना बढ़े। हमारे ये है कि लोग एक्सटेंशन लेते हैं, दोबारा रीहायर हो जाते हैं, उनको उनकी वही फैसिलिटीज मिलती रहती हैं। पाकिस्तान का जो हुकूमत का फेडरल गवर्नमेंट का पेंशन्स की पेमेंट है वो इस वक्त करंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तनख्वाहों से ज्यादा है। तो तकरीबन 8,000 अरब से ज्यादा हमने पेंशन की लायबिलिटी है। ये बहुत साल पहले से हम लोग हुकूमत को वार्न करते रहे हैं कि जो पेंशन होती है मॉडर्न इकोनॉमीज में उसको वो फंडेड करते हैं, क्योंकि जो आपका जो एम्प्लॉय होता है उसका जब हिस्सा कटता है उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है ताकि फ्यूचर में उस इन्वेस्टमेंट से रीपेमेंट्स की जा सके। पाकिस्तान ने ना तो पेंशन फंड्स बनाए हैं, ना पाकिस्तान ने सेविंग्स की ऐसी लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स रखी हैं कि जहां वो पैसा जा सके। अब वो हुकूमत की लायबिलिटी आ गई है जो टैक्स पेयर के पैसे से पे होनी है। तो ये एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है हमारे इस वक्त मॉनेटरी और फिस्कल सूरत हाल के अंदर। पेंशन्स के ऊपर कुछ रिफॉर्म्स बड़ी की चाहिए थी, अभी इन्होंने कुछ की हैं कि जैसे अगर 2 पेंशन्स जो लोग ले रहे थे, मियाँ बीवी, जो विडो होती थी वो अगर खुद भी कमा रही थी उनकी भी पेंशन थी और हस्बैंड की भी आती थी, उसको रैशनलाइज किया गया है। जो 10 साल की उम्र से ज्यादा के बच्चे अपने वालिदैन की पेंशन लेते थे उसको घटाया गया है। इसी तरह वॉलंटरी रिटायरमेंट की स्कीम्स और ऑन द कार्ड। पाकिस्तान को प्राइवेट सेक्टर में पेंशन फंड्स बनाने पड़ेंगे। जो स्टेट के पास बहुत सारे एसेट्स हैं, खास तौर पे रियल एस्टेट के एसेट्स, उनको लेवरेज करके इनको पैसा रेज करना चाहिए। और बहुत से मुल्क जो हैं वो सॉवरन वेल्थ फंड्स के थ्रू पेंशन्स को कंट्रोल करते हैं। हुकूमत के बजट से पेंशन पे करना किसी भी तरह से प्रूडेंट पॉलिसी नहीं है। तो अब पाकिस्तान कहते हैं कि इसको डेस्परेट मेजर्स पर है कि हमें ये रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, हमें सेविंग्स की प्रोडक्ट्स देनी पड़ेंगी। देखिए, अगर लोग इस वक्त मार्केट में जाते हैं तो बैंक में डिपॉजिट के अलावा सेविंग्स की प्रोडक्ट्स बहुत लिमिटेड है। म्यूचुअल फंड्स हैं कुछ, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ अमीर आदमी के लिए है, गरीब तक और छोटे शहरों में पहुंच नहीं है। हमारे पास ना जो हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हैं, ना हमारे पास पेंशन फंड्स हैं, ना हमारे पास मॉर्टगेज की हाउसिंग सोसाइटीज हैं। अब ये सारी चीजें फाइनेंशियल मार्केट में जब तक डेवलप नहीं होती हैं तो सेविंग्स को मोबिलाइज करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। तो ये जो पेंशन फंड्स पूरी दुनिया में रिचेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं क्योंकि उनके पास लॉन्ग टर्म पेंशन्स का पैसा आता है और वो उसको बड़े प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको पेंशन जब मिलनी हो तो उसको इंश्योर किया जा सके। हुकूमत को इस काम से निकलना होगा एज सून एज पॉसिबल एंड पास ऑन द फ्यूचर पेंशन्स टू पीपल हु कैन मैनेज इट। दूसरा जो दुनिया में अब ट्रेंड जा रहा है, जो लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि आप सारी उम्र काम कीजिए और आपकी पेंशन गारंटीड है। आप भले अच्छा काम करें बुरा करें, ना अकाउंटेबिलिटी है ना इंसेंटिव्स हैं। अब इस सिविल सर्विस रिफॉर्म की अशद जरूरत है कि आप फ्यूचर एम्प्लॉइज को कॉन्ट्रैक्ट पे लीजिए, परफॉर्मेंस बेस्ड उनको कॉम्पनसेट कीजिए, उनके पर्क्स को मॉनिटाइज कीजिए ताकि हमारे ये फ्यूचर लायबिलिटीज कंट्रोल की जा सके। वरना हुकूमत के पास बजट बनाना, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, अनलेस के इकोनॉमी 8 से 10% पर कंसिस्टेंटली ग्रो करे, बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। खास तौर पे टैक्सेशन के अंदर हमें टैक्स नेट को एक्सपैंड करना है। अभी तक एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स ना होने के बराबर है, ट्रेडर्स पर टैक्स ना होने के बराबर है। जो सैलरी क्लास और आपकी इंडस्ट्री है
वो टैक्स का बर्डन, मेजर बर्डन 70-80% पे कर रही है, ये सस्टेनेबल नहीं है। हमें हर शोबा जिंदगी को टैक्स नेट में लाके मुल्क में अपना हिस्सा डालना पड़ेगा और खर्चे हुकूमत को ड्रास्टिकली घटाने होंगे अपने फेडरल गवर्नमेंट को, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि डुप्लीकेशन करें, बिला वजह के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दें। मुश्किल वक्त है, एडजस्टमेंट का पीरियड है। वी नीड टू सेट ए डायरेक्शन बाय एग्जांपल, फिर लोग आपके पीछे खड़े होंगे और मुल्क पहले स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगा, फिर इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ जाएगा, फिर इंशाल्लाह ग्रोथ की तरफ जाएगा। लेकिन ये एक अब लंबा अमल है। अगर कोई हमें कहता है कि ये 1 साल में हो जाएगा, सिमत बन सकती है, लेकिन ये रिवाइवल वक्त लेता है। मईशत के अंदर आपको रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी और उसके लिए प्रोफेशनल्स के लिए स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। ये जो हुकूमत की सिविल सर्विस है, उसके अंदर जो दुनिया के अंदर इस्लाहात हर तरह की लाई जा रही है। नंबर 1, जो पेंशन्स हैं वो हुकूमतें खुद कंट्रोल नहीं करती हैं, वो प्रोफेशनल पेंशन फंड्स को दे दी जाती हैं, जो इनको सिक्योर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। हमारे पास एक एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट फंड है, EOBI कहते हैं इन्वेस्टमेंट का। इसी तरह कुछ प्रोविडेंट फंड के हैं, लेकिन वो हुकूमत खुद करती है और वो इन्वेस्ट नहीं करती है, वो बजट से पे होती है। तो पहला प्रिंसिपल तो ये है मॉडर्न फाइनेंस का, पब्लिक फाइनेंस का, कि पेंशन्स बजट से नहीं पे होती। आप काटते हैं जो पेंशन, वो एक इंडिपेंडेंट इदारे को दी जाती है, वो उसको पूल इन करके इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो एन्युटी की बुनियाद पर उनको पे आउट किया जाए। मलेशिया की मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि महातीर मोहम्मद साहब ने एक पेट्रोनास फंड बनाया, जिसमें उन्होंने सारे अपने रियल एस्टेट के एसेट हुकूमत के उनको दिए कि आप प्रोफेशनली मैनेज कीजिए। उन्होंने इतना इसको प्रोफेशनली मैनेज किया उस कंपनी ने कि उस सॉवरन वेल्थ फंड ने इतना पैसा कमाया 10 साल में। एक तो आपने देखा होगा कुआलालंपुर में वो 2 पेट्रोनास टावर बनाए, बट उन्होंने एक पूरा नया कैपिटल सिटी पुत्रजाया महातीर मोहम्मद साहब को फ्री में बना के गिफ्ट किया गवर्नमेंट को। तो जब आप प्रोफेशनल्स को देते हैं जिनको समझ होती है कहाँ रिटर्न है, कहाँ रिस्क है, कैसे करना है, तो हुकूमत को इसकी समझ नहीं है। पाकिस्तान को एक सॉवरन वेल्थ फंड बनाने की जरूरत है, ना कि हुकूमत अपने खुद से वेस्टेज के रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स बनाए, प्लाजाज बनाए, इन्वेस्ट करे। तो एम्प्लॉइज की पेंशन वहां जानी चाहिए। दूसरा, इस वक्त जो रिफॉर्म पूरी दुनिया में, जैसे यूके में आपकी जब रिटायरमेंट एज आ जाती है तो उसके बाद भले आप रीहायर हो, आपके पर्क्स, प्रिविलेजेस और पेंशन जो है वो एक्यूमुलेट होनी बंद कर दी जाती है ताकि वो लायबिलिटी ना बढ़े। हमारे ये है कि लोग एक्सटेंशन लेते हैं, दोबारा रीहायर हो जाते हैं, उनको उनकी वही फैसिलिटीज मिलती रहती हैं। एक तो हमारा, क्योंकि मुल्क की 70% आबादी यंग है, ये हमें रिटायरीज को रीहायर करने का प्रोसेस बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। यंग लोगों को हमें जगह देनी चाहिए। तीसरी चीज ये है कि जो लोग हैं उनके पास ऑप्शन होनी चाहिए कि वो पेंशन प्लान में जाएं या मुल्क के अंदर सेविंग्स की और प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप नहीं पेंशन लेना चाहते और आप कहीं और कमाना चाहते हैं तो आपको एक ऑप्शन देते हैं प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स कि जी आप इनमें से कहीं और पैसा डाल दीजिए। उससे ये है कि चॉइसेस बढ़ जाती है। अभी सरकारी मुलाजमीन के पास चॉइस नहीं है। तो ये मैं कुछ मिसालें दे रहा था कि कैसे प्रोफेशनली फ्यूचर में पेंशन को मैनेज करना चाहिए। अभी सरकार के पास इतना बड़ा बिल आ गया है कि जब तक ये क्रिटिकल रिफॉर्म्स प्रोफेशनली नहीं करेंगे ये सस्टेनेबल नहीं है। तो मैंने तकरीबन 16-18 मुल्कों में काम किया, 30-35 बरस इंटरनेशनल इदारों के साथ मोस्टली। वहां पर जब कोई भी गैर मामूली हालात आते हैं तो हमें रिफॉर्म्स का एक गैर मामूली रिस्पॉन्स देना पड़ता है। मेरा मैसेज पॉलिसी मेकर्स को ये है कि बिजनेस एज यूजुअल को छोड़ के इस वक्त हमें लोगों को सिग्नल देना है कि इकोनॉमिक हमारी बहुत मुश्किल हालात हैं और हुकूमत बेल्ट टाइटनिंग के लिए ये 10 इकदाम कर रही है। खास तौर पे अपने पर्क्स, प्रिविलेजेस, साइज ऑफ द गवर्नमेंट वो श्रिंक कर रही है। आप भी अपने रिसोर्सेज के मुताबिक रहना सीखें
चीजें जाया ना कीजिए, बिजली ना जाया करें, पेट्रोल ना जाया करें। हुकूमत के पास ज़र मुबादला की कमी है। दूसरा, हमें इस वक्त स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को बदलने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स की जरूरत है। जो करंट मईशत है हमारी, वो बहुत 30-35 साल से एक ही ढांचे पे चल रही है, जिसमें हमारी एक लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनती है और स्टेट की प्रोटेक्शन के ऊपर कंपनियां चलती हैं। हमें इसको छोड़ के जो हमारे कंपैरेटिव एडवांटेज के सेक्टर्स हैं, उसकी तरफ जाना पड़ेगा, ताकि हम उसके अंदर जल्दी ग्रो कर सकते हैं। पेटनेज, पर्क्स, एग्जेम्पशंस, प्रिविलेजेस, ये 4 लफ्ज हैं। इससे हमें एक प्लान करके निकलना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान इंशाल्लाह एक रिवाइवल की तरफ चल पड़ेगा। कि जो हमारा बजट है इस वक्त, वो प्रैक्टिकली एक ऐसे मुल्क का बजट है जो एक डेट स्ट्रेस में है। डेट स्ट्रेस का ये मतलब होता है कि जिन ममालिक के बजट का ज्यादातर हिस्सा कर्ज की रीपेमेंट में चला जाता है, तो पाकिस्तान का इस दफा 7,300 अरब रुपया, which is about 55% of the overall budget, is likely to go in servicing जो हमारे लोन्स हैं। तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल है कि जिसमें आपके बजट का डे 1 पे आधे से ज्यादा हिस्सा कर्ज की अदायगी में चला जाता है। जो बाकी अखराजात हैं, जिसमें हुकूमत चलाना है, तनख्वाहें हैं, पेंशन्स हैं, आपने डेवलपमेंट का खर्चा करना है, उसके लिए पाकिस्तान को या तो कर्ज लेना पड़ेगा या हमें अपने कुछ एसेट्स बेच के पैसा लाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास जो सोर्सेज हैं रेवेन्यू के, उनसे उसको फाइनेंस करना तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहा है। तो इस मुश्किल सूरत हाल के अंदर फिर पाकिस्तान आईएमएफ के साथ जो निगोशिएशंस कर रहा है, उसका बजट पर एक बहुत गहरा असर आता है, क्योंकि आईएमएफ के कुछ प्रायर एक्शंस हैं, कुछ उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमें इसमें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती हैं। जैसे कि वो बताते हैं कि आपको बजट का डेफिसिट कितना रखना है, 4 से 5% रखना है। इसी तरह वो आपको बताते हैं कि आपने अखराजात को कैसे कम करना है, आप टैक्सेस बढ़ाइए, तो उसका बर्डन जो है अवाम पर पड़ता है। जहां तक तो कर्ज की सूरत हाल है, उसके अंदर तो हुकूमत कोशिश करेगी कि कोई अगर लॉन्ग टर्म सस्ता कर्ज मिल सके, लेकिन करंटली आप देखिए आईएमएफ की और इन्फ्लेशन के प्रेशर्स में आके इन्होंने कल शरह सूद को स्टेट बैंक ने 1% बढ़ा दिया। तो उससे क्या होगा कि हुकूमत के कर्ज मजीद महंगे हो जाएंगे और हमारा अगले साल जो लोकल बैंकों से हम कर्जा लेते हैं उसको पे करने का बिल मजीद बढ़ जाएगा। और अगर मईशत ग्रो नहीं करती है, जो कि बड़े प्रेशर में है इस वक्त, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत हाई हो गया है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए बजट बनाना अगले साल। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.